हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एजुकेशन में। तो आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है हमारा भारत। यह अध्याय नंबर 1 है और इसको हम पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 1 है और ये हमारा भारत। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र और भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं है, जहां से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियों, जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद और दुर्गम में होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से क्या घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से वैविध्यपूर्ण हो, वो उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? यानी ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक और सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से वैविध्य क्या हो, पूर्ण हो, उसे हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान कीजिए। अब इसमें हमें क्या करनी? पहचान करनी। भारतीय उपमहाद्वीप की, ये देखो, भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान करनी है। उपयुक्त मानचित्र में स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है और इसकी भौगोलिक स्थिति बनावट ने इसके एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। ठीक है, क्या प्रदान की? जलवायु प्रदान की। इस कारण इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मानसूनी प्रदेश भी। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। यानी हिमालय की जो ऊंची पर्वत चोटियां श्रृंखलाएं है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में हिमालय की ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में क्या है? सहायक है। और साथ ही साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है, उस ठंडी हवा से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता है। इन्हीं पर्वतों से निकलती निथी नदियां से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र विस्तृत मैदानों में रचना हुई, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां या दर्रे मौजूद हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, देखो ये तो हो गया उत्तर पश्चिम और ये हो गया उत्तर पूर्व। इसके बीच में जो संकरी और घाटियां स्थित है, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्रा कहते हैं। इन्हीं दर्रों के रास्तों से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा है। और इन दर रास्तों से क्या पहुंचा है भाई? दर रास्तों से विदेशी मानव है वो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है? पहुंचे। इनमें खैबर वे बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रे से तिब्बत के रास्ते खुले हैं और पूर्वोत्तर के दर्रे द्वारा म्यांमार के सियान पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्व क्षेत्रों में आया है और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है। और भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या है? वो फैल गया।
अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे हैं। यानी अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय है, वो अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ कहाँ पर आए हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आए। कुछ अपने अपने से पहले बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए, कुछ तो यहीं पर क्या हो गए, घुल मिल गए। कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाई रखी, और कुछ है जिन्होंने अपनी पहचान है वो अलग से बनाई रखी। अलग अलग संस्कृतियां, बोलियां, धार्मिक विश्वास और काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा है। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना है, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है। भाई विश्व मानचित्र है, उसमें भारत की स्थिति क्या है। विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति देखते हैं। भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यानी भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है वो स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। और दक्षिण से उत्तर, देखो ये हो गया उत्तर, देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, जो खड़ी रेखा होती है वो देशांतर होती है, और आडी रेखा होती है अक्षांश होती है, ये अक्षांश है। और भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पूर्व से पश्चिम भारत का देशांतरी विस्तार, देखो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम देशांतरी विस्तार, सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दिया। देखो यानी हम बात करते हैं किसकी, हाँ अक्षांश की। तो अक्षांश कौन सी रेखा होती है, अक्षांश कौन सी रेखा होती है, यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए। ठीक है, ये रेखा है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर खींचे जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा ही कहलाती। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। हमारे भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतर रेखा कौन सी होती है, जो ये लो, ये देशांतर रेखा होती है। ठीक है, ये कौन सी रेखा होती है, देशांतर रेखा।